जब पानी के संदर्भ में हमारे सारे चरण लगभग हो जाते हैं, जब हम समिति का गठन कर लेते हैं, समिति पानी का आकलन कर लेती है, टंकी लगने की परिस्थिति को समझ लेती है, कीमतों का आकलन कर लेती है और फिर साथ में इसका नियोजन भी कर लेती है कि पानी का संवर्धन कैसे होगा और निकले हुए पानी का प्रबंधन कैसे करेंगे, तब ये महत्वपूर्ण है कि इस सब को एकजाई कर लिया जाए। ये सब जो चर्चा से निकला है और जो सारा कुछ हुआ है उसको एकजाई कर लिया जाए और निकले हुए निष्कर्ष, निकले हुए जो बिंदु हैं जिनको हमें लगता है जिन पर निर्णयों की ज़रूरत है, चाहे वो अंशदान का निर्णय हो, चाहे पानी की टंकी के स्थान का निर्णय हो या अलग अलग मोहल्लों में पाइपलाइन पहुंचाने का मामला हो, इसको हमें ग्राम सभा में ले जाना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ग्राम सभाओं में वीएपी का प्रस्तुतिकरण हो और वीएपी का ग्राम सभाएं अनुमोदन करें, जिससे कि अनुमोदित ग्राम सभा की वीएपी को हम संबंधित विभाग को आगे भेज सकें। ये जो है पूरा आपका नियोजन जो आपने किया है, समिति ग्राम सभा में प्रस्तुत करेगी कि हमने इन 5 दिनों में 7 दिनों में जो सारा कुछ किया, विश्लेषण किया आपके साथ, जो इसके खर्चे निकाले, जो हमने गतिविधियां निकाली पानी के संरक्षण की, वो सारी जो आपके बीच में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें हमें अंशदान की भी बात करनी है, तो इस अंशदान को भी ग्राम सभा से अनुमोदित कराना है। कितना पैसा, यानी ग्राम सभा ये लिखे अपने दस्तावेजों में, निर्णय को पास करे, कहे कि हाँ हम सब लोग मिलकर ये 10% या 5% का हिस्सा देंगे। आज की कोरोना संकट काल में ग्राम सभाओं को आयोजित करने के लिए दूर दूर बैठाएं लोगों को। आपने जो योजना बनाई है, मोहल्ले टोलों में चर्चा कर लें, जिससे सब लोगों को पता लग सके, जिससे निर्णय के समय बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो और हम इन निर्णयों को पारित कर सकें। क्योंकि ग्राम सभा को पारित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि गांव की योजना है, ग्राम सभा ने बनाई है, पंचायत ने और इस समिति ने उसको सहजकर्ता के रूप में काम किया है, लेकिन योजना गांव की है, गांव के लोगों की योजना है। इसलिए जब तक ग्राम सभा उसे अनुमोदित नहीं करती है, तब तक उस योजना का कोई अर्थ नहीं है। तभी वो वैधानिक मानी जाएगी जब उसे ग्राम सभा अनुमोदित कर देगी। योजना दल के माध्यम से जो हम लोगों ने पूरा जो मैप बनाया था या जो पानी से संबंधित स्रोतों की आय के लिए उस जो अदर अन्य स्रोतों के माध्यम से जो उसकी व्यय कितना हो सकता है, वो सारी चीज़ें अपन एक नक्शे के माध्यम से हमने तैयार की थी। वो आज हम ग्राम सभा के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। और मेरा निवेदन है कि अगर आपको ग्राम सभा में जो उपस्थित ग्रामीण जन हैं, आपको जो हम लोगों ने या अपने दल ने जो तैयारी की है, उसमें अगर आपको ऐसा लगे कि आपके कुछ सुझाव हो कि नहीं इसकी जगह अपन ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसको ग्राम सभा के माध्यम से आज हमें बताएं, जिससे हम उसमें कुछ चेंज करके उसको विधिवत तरीके से वापस हम तैयार कर सकें। जो हमारे दल के अन्य सदस्य हैं वो आपको एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। हमारे दल ने गाँव में भ्रमण करके ये देखा कि कहाँ पे क्या संसाधन है और कहाँ पे क्या होना है। तो हमारे दल ने निकाला कि जो हमारा पंचायत के पास में तालाब है उसका गहरीकरण होना चाहिए। आम घाटा वाला जो नाला है, इस नाले पे हमारा एक स्टॉप डैम बनना चाहिए। और हमारा जो मंदिर के पीछे वाला नाला है हनुमान मंदिर के पास में, उस पर एक चेक डैम बनना चाहिए। और जो अभी हमारी पानी की टंकी बनने वाली है, उसके लिए यह संस्थान कैंपस के पास में बोर लगना है, जिससे पानी जाएगा। और ये शमशान के पास में लगाने का भी कारण ये है कि भाई ये सेंटर केंद्र बिंदु है हमारे यहाँ का, और इस एरिया में ये जो पंचायत वाला जो तालाब है उससे क्या पानी इस एरिया में हमें को पर्याप्त मिलेगा। अब जहाँ पे कि टंकी बनेगी तो क्या है कि पानी भी लंबे समय तक चलता रहेगा।
इसी तरह हमको ये भी सोचना होगा कि ये जो टंकी के लिए हमने स्रोतों का चयन किया है, इनको लंबे समय तक हमको ज़िंदा रखना है, तो उसके लिए हमको कुछ योजना में ऐसी चीज़ें भी डालनी पड़ेंगी जिनसे वो स्रोतों को रिचार्ज या हम वो आगे उनको चलाए रख सकें। उसके लिए कुछ ऐसी गतिविधियाँ हमने प्रस्तावित करी हैं। हमने गांव का एक संसाधन मानचित्र बनाया है, जिसमें हमने देखा है कि अपने पास वर्तमान में कितने संसाधन गाँव में उपलब्ध हैं जो भूजल जो है वो रिचार्ज करते हैं। जिसमें हमारे पास 2 अर्दन डैम है गाँव में पहले से मौजूद, लगभग 20 खेत तालाब अपने गाँव में मौजूद हैं। हमारे पास अर्दन डैम है 2, एक स्टॉप डैम और एक चेक डैम। ये हमारे पास वर्तमान संरचना है जो भूजल संवर्धन का कार्य करती हैं। लेकिन इतनी संरचनाएं क्योंकि काफ़ी नहीं होंगी, हमको बहुत लंबे समय तक गांव के लिए पानी चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, तो हमने कुछ और योजनाएं इसमें प्रस्तावित की हैं, जिसमें हमने एक स्टॉप डैम, 2 चेक डैम, कुछ 15 खेत तालाब, एक अर्दन डैम, एक सामुदायिक तालाब, इस तरह से कुछ और गतिविधियाँ हमने प्रस्तावित की हैं, जिनकी लगभग कुल लागत 58 लाख आ रही है। ये जो लागत है, ये जो नल जल योजना है, इसकी लागत के अतिरिक्त होगी। इस लागत का जो है ये वित्तीय प्रबंधन हमको अन्य योजनाओं से, जैसे मनरेगा से या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से, इन योजनाओं से करना होगा। तो इस जो है प्रस्तावित गतिविधियों के साथ साथ जो नल जल योजना के लिए प्रस्तावित गतिविधि है, उनकी लागत जो है आई है, वो हमारे पीएचई के साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं। पीएचई के प्रतिनिधि रोहित जी, वो आपको बताएंगे कि हमने नल जल योजना जो बनाई है उसमें क्या क्या मोटी मोटी चीज़ें हैं और उनकी कुल लागत क्या होगी और उसमें समुदाय को क्या भागीदारी देना है। हमारी जो योजना है जल जीवन मिशन में, समझ लीजिए जिले में ऐसी पहली योजना है जो पूरी तरह से जल जीवन मिशन के अंतर्गत बन रही है। इसके मुख्य रूप से 2 पार्ट हैं। शासन ये चाहता है कि शासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था आपको लगा के देगा, उसमें जो भी खर्चा आएगा वो शासन करेगा, पर उसका संधारण और संचालन जो करने की जब बात आएगी तो आपका पार्टिसिपेशन भी आवश्यक है। आज हम इसीलिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हम लोग सब मिलकर यही बात करना चाहते हैं कि जब योजना आपके गाँव में बनने जा रही है तो भाई आपसे भी विचार ले लिया जाए कि आप उस योजना को किस तरह से चलाना चाहते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता आप समझते हैं। गांव को लेकर नल जल योजना जो बनाई है, उसमें आपके अगर कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आपके सुझाव भी आप दें और दूसरा उसको सर्वसम्मति से पारित भी किया जाए। जैसा कि इसमें जो अंशदान देना है और जहाँ जहाँ आपकी भागीदारी होना है, उस सभी पे मैं आपकी सहमति चाहूँगा। कि जैसे मान लो 2 घंटे अगर नल चले, 2 घंटे के बाद में बंद कर दिए, हमारे उधर मतलब आधे घंटे हमने 1 घंटे बांट दिए कि नल नहीं चले, तो फिर हम क्या करेंगे? इसमें ऐसा है कि 1 या 2 घंटे हम ऐसे नल नहीं चलाएंगे। हम इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी के हिसाब से प्रत्येक परिवार को देंगे। जितने सदस्य होंगे उस हिसाब से 55 इंटू जो सदस्य रहेंगे उनको उस हिसाब से पानी दिया जाएगा। आज की इस ग्राम सभा में हम सभी की सर्वसम्मति से इस नल जल योजना को पास किया जाता है, और आगे जो योजना है उसको हम सब मिलके इस पे ऊपर काम करेंगे। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पधारे। तो ये 10वां हिस्सा ये महत्वपूर्ण है। जब ये योजना ग्राम सभा से अनुमोदित होकर पंचायत के माध्यम से विभाग जिसको इसको क्रियान्वयन करना है उसके पास पहुंचेगी, तो 11 नंबर पर जो इसका चरण है, वो जो विभाग है, कई जगहों पर इस विभाग का नाम PHED है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कई जगहों पर अन्य नामों से जाना जाता है। यानी जो भी पेयजल के लिए संबंधित विभाग है उसको प्रेषित किया जाएगा, और वो विभाग के इंजीनियर्स, यांत्रिकी, अब इसका एक DPR बनाएंगे, यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यानी जो आपने प्रस्तावित लागत उसमें लिखी थी, जो मोटी मोटी लागत थी, अब तकनीकी तौर से उसके सभी मेजरमेंट के साथ, नपाई के साथ, सारी चीज़ों के तकनीकी आकलन के साथ उसके पूरे विस्तृत आंकड़े और पूरी योजना को तकनीकी ढंग से उसको बदलेंगे। अब हमने देखा जन ज्ञान से, लोगों के अपने विश्लेषण से, उन्होंने अपने ढंग से पानी की टंकी कहाँ होनी चाहिए,
किस तरह से पानी का संयोजन करना है, कहाँ कहाँ पानी पहुँचेगा, कैसे हम इसे बनाएंगे, सारी चीज़ों का जो पूरा जन ज्ञान से इस नियोजन को किया था उसको तकनीकी ज्ञान से जोड़ देना है। तो यहाँ से ये जो पूरा DPR बनेगा और DPR के इसके स्वीकृत हो जाने के बाद, ये जब स्वीकृत हो जाएगा तब आपके गांव में क्रियान्वयन प्रारंभ होगा। और फिर क्रियान्वयन की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है। ये जो समिति, जो दल हमने बनाया था, वो क्रियान्वयन में जुट सकता है। अगर आपके यहाँ का सक्रिय नियोजन दल बनेगा तो क्रियान्वयन में भी सक्रियता से जुटेगा, क्योंकि उन्होंने उस योजना को बनाया है। उनका ये मानना है ग्राम सभा जुटेगी, सभी लोग जुटेंगे, यानी क्रियान्वयन के वक्त भी एक माहौल का निर्माण होगा। ये हमारी योजना है, हमें इसको बेहतर ढंग से बनाना है, हमें इसकी गुणवत्ता को बेहतर ढंग से देखना है। तो ये कुल मिलाकर नियोजन का चक्र और इसके 10 चरण जो आपने देखे, जो बहुत महत्वपूर्ण चरण हैं, ये आप किसी भी VAP को बनाने के लिए, ग्राम स्तरीय क्रियान्वयन योजना को बनाने के लिए, पेयजल के लिए आवश्यक हैं। इसको ध्यान रखिए और इसी के आधार पर बनाएं। इसके रखने के बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं, जो आपको उत्तर प्रदेश में हो सकता कोई भिन्न हो, मध्य प्रदेश में कोई भिन्न हो, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भिन्न हो, लेकिन प्रक्रिया यही चलेगी। अगर आपके पास ये सारे आंकड़े हैं तो आप किसी भी तरह के प्रतिवेदन में उसको डालकर बना सकते हैं, लेकिन इन चरणों से गुजरना नियोजन को बहुत आवश्यक है, तभी हम एक अच्छा नियोजन कर सकेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों ने समय दिया हमें सुनने के लिए, हमारे साथियों को सुनने के लिए इस पूरी प्रक्रिया में। धन्यवाद।